आपका स्वागत है और आज मैं मौजूद हूं इटावा में। जी हां, एक ऐसा मंच जहां पर हम बात करते हैं मुद्दों के बारे में। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें दो इंसिडेंट हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा से और दूसरा जो है गोरखपुर नौतनवा की। इन दोनों ही रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली, मसल पार और राजनीति का कॉकटेल या घालमेल हो रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये राजनीति में इस तरह से रच बस गया है, या कहें कि राजनीति इस तरह से बाहुबली में रच बस गई है कि लोगों को इस सामान्य चीज लग रही है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है जिसे आज हमने कवर किया है, अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करती है कि जनता क्या अब खुद फैसला लेने लगी है और वोट की ताकत पर क्या कुछ बदलना चाहती है। ना कभी देखा ना कभी सुना, चार विधवाएं गांव गांव घूमकर इसी तरह अपने दुश्मनों को वोट न देने की अपील कर रही हैं। चुनाव से पहले नेताओं को हाथ जोड़कर वोट मांगते तो आपने देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में सियासत और अपराध के गठजोड़ की हकीकत बयां कर रही है। हम सुबह निकलते हैं 8 बजे से और शाम 7 बजे तक अपने मांगते हैं वोट। तो इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है इसलिए हम न्याय मांग रहे हैं। सुमन, विमलेश, ललिता देवी और गुणमाला आगरा के मनौना गांव की रहने वाली हैं। इनका आरोप है कि गांव के एक दबंग ने प्रधानी चुनाव के दौरान इनके पतियों की बेरहमी से हत्या की थी। चारों ने थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला क्योंकि दबंग नेता के ऊपर एक बाहुबली नेता का हाथ है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये घर घर जाकर अपील कर रही हैं कि इनके परिवार पर जुल्म करने वाला जीतना नहीं चाहिए। जो सुग्रीव है और न्याल सिंह है, उन्होंने प्रधानी की चुनाव की वजह से मेरे देवर का रास्ते में मर्डर करवाया और मेरे पति और मेरे एक देवर दूसरे जो रामप्रकाश हैं, उन्होंने टंकर से उन्होंने टक्कर दिलवाई और उन्होंने सड़ियों से पीटा और पेट्रोल डाल के आग लगा दी। कोई भी किसी की भी सरकार बने, लेकिन मुझे न्याय मिले। इतना ही नहीं, ये महिलाएं चुनावी रैलियों में जाकर अपील करती हैं कि दागी उम्मीदवारों को वोट ना दें। कुछ ऐसी ही अपील कर रही है बाहुबली नेता अमन मणि त्रिपाठी की सास सीमा सिंह। एक वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों से अमन मणि को वोट न देने की अपील की है। अमन मणि त्रिपाठी फिलहाल हत्या के आरोप में जेल में बंद है और यूपी के महाराजगंज में नौतनवा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बेटी का मर्डर अपने माँ बाप और बहनों के सहयोग से किया है और वो 3 फरवरी को आप लोगों के बीच में किसी बहाने से आया था जिससे वो आप लोगों को की हमदर्दी हासिल कर सके और उसकी बहनें आपकी हमदर्दी हासिल कर सकें। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं भीख मांग रही हूँ नौतनवा की जनता से, ऐसे हत्यारे को अपना कीमती वोट मत दीजिएगा। सवाल ये है कि आखिर इन महिलाओं को चुनाव से पहले ऐसी अपील क्यों करनी पड़ रही है? इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? और उत्तर प्रदेश में राजनीति और अपराध का गठजोड़ कब और कैसे खत्म होगा? अश्विनी मिश्रा, ETV न्यूज, आगरा। ये दोनों दृश्य अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। न्याय, कानून व्यवस्था, सभी पार्टियां बोल रही हैं, सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इसके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे भी। सवाल यह है कि आखिर इन महिलाओं को बाहर क्यों निकलना पड़ा और ये क्यों कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। हम आज आपको अपने पैनल से तारुफ करा दें जो हमारे साथ आज इस बहस में शरीक हैं, उनसे हम आपको मिलवा दें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मनोज राजन त्रिपाठी जी, हमारे एडिटर, जो कि संपादकीय टिप्पणी के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के। जूही सिंह जी हमारे पास समाजवादी पार्टी से अपना रुख रखने के लिए मौजूद है। मोहसिन रजा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सवाल इस बात का, जूही जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, जिस तरह से अपील कर रही महिलाएं, कह रही है कि साहब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आती है, लेकिन हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ जो हुआ उसका न्याय किया जाना चाहिए और न्याय जब होता है तो दिखना भी चाहिए। जूही जी।
प्रतीक जी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक अजीबोगरीब कॉकटेल हो गया है और सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं बिल्कुल ईमानदारी से एडमिट करती हूं, दोषी हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह इन महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है, या हम शायद विनेबिलिटी फैक्टर एक ज़्यादा देखते हैं, ये देखने की जगह कि दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए, और स्पेशली हीनियस क्राइम्स के लोग, और ऐसा होता है। लेकिन बदल भी रहा है। ये जरूर मैं कहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दागी उम्मीदवार जो है किसी एक पार्टी में होते हैं तो उनके दाग ज़्यादा दिखते हैं लोगों को, और किसी और में जाते हैं तो उसके दाग कम हो जाते हैं। आप मुख्तार अंसारी को ही ले लीजिए। तो समय बदल रहा है और इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी बात जो है ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच रही होगी। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़रूर बात कर सकती हूं, और ये भी नहीं कह सकती हूं कि इस समय हम ये ऐलान कर सकते हैं कि हम दागी उम्मीदवारों को हमने टिकट नहीं दिया है। लेकिन संवेदनशीलता बढ़ रही है प्रतीक जी, और संवेदनशीलता बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, जनता हम सबको जिम्मेदार समझेगी अगर हम इसी नज़रिए से आगे बढ़ते रहे तो। प्रतीक जी, आपने एक्सेप्ट किया, मैंने बीच में कतई नहीं टोका आपको, क्योंकि मैं जानता हूं इस वेरी सेंसिटिव मुद्दा जिसपे राजनीति नहीं हो सकती, और आपने एक्सेप्ट किया कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम धीरे धीरे चीजें साफ करें। सवाल इस बात का है कि मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहस बहुत होती है, रोज हम लोग किसी ना किसी बहस में मौजूद रहते हैं, गला फाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, और फिर अपने अपने गर्दा छांटते हैं, साफ करते हो, निकल जाते हैं। लेकिन जो दो दृश्य हैं अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मोहसिन साहब, आप किस मुंह से यह बात कहते हैं कि हम जब आएंगे तो कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे? पहले राउंड की जो 11 फरवरी को जो चुनाव होने हैं, उस पहली लिस्ट में 40% आपकी जो कैंडिडेट हैं वो दागी हैं। तो किस तरह से आप ये कहते हैं कि जब हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे? देखिए प्रतीक जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इस तरह का जो आया चलन, वो चलन के कहीं ना कहीं अगर कहें तो जिम्मेदार सबसे ज्यादा अगर कोई है या पूरी तरीके से जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी है, और उससे कोई दल अछूता नहीं रहा है। ये बात मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, क्योंकि उस राजनीति में जिस तरह का ये जो अपराधीकरण कि समाजवादी पार्टी की देन है, ये मसल पार, ये जो माफिया हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। मेरी बात को अगर आप पूरी सुनेंगे तो शायद आरोप नहीं होगा, इसको कहां से इसकी बुनियाद पड़ी। जरूरी होता है कि जब बुनियाद एक करप्शन की बुनियाद पड़ी, कांग्रेस ने डाली। आज हम करप्शन से लड़ाई जो देश लड़ रहा है वो इसीलिए लड़ रहा है कि कहीं ना कहीं से बुनियाद तो पड़ी ना भ्रष्टाचार की, तो उससे पूरे देश को जूझना पड़ा। उसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो जूझना पड़ रहा है प्रदेश में, उसका कहीं अगर आप देखें स्रोत जो है, जहां शुरुआत हुई है, बुनियाद है, वो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। उन्होंने सारे जितने भी निर्दलीय चुने हुए माफिया थे उनको अपनी पार्टी में लिया था, और बाकी मनोज राजन त्रिपाठी जी बैठे हैं हमारे बगल में, सीनियर एडिटर यहां पर आपके, और वो बताएंगे आपको, वो उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से उस वक्त अपराधियों को लिया गया था और उन अपराधियों ने क्या किया, और उसी से जड़ें निकली हैं और उसी से शाखें निकलकर दूसरे दलों में भी प्रवेश कर गई, और हर आदमी अपने दामन बचाना चाहता है। लेकिन ये बुराई कहां से शुरू हुई है उस पर बात करेंगे, और वहां से शुरुआत हुई, और भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत दूर रहने वाली पार्टी है। मैं मान सकता हूं कि एक दो नाम मेरे यहाँ आ गए होंगे, लेकिन हम इसके पक्षधर न कभी थे, न है, न होंगे। ये डिबेट को मैं बहस के मुद्दे पर बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन बुनियाद में जाना पड़ेगा कि ये शुरुआत कहां से हुई। अपराधियों को लाने की शुरुआत पार्टी में किसने की? देखिए, ये बात को जूही जी अगर चाहे कितना भी कोशिश करें, हम मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश का उत्तर दीजिए। हम मानेंगे नहीं, चाहे जूही जी कितना कहें। हाँ, एक्सेप्ट करेंगे कि हर पार्टियों में जब इन्होंने बुनियाद डाली है सियासत में, तो ये इनकी बुनियाद की वजह से सब जगह ये वायरस फैला है। ये वायरस इन्हीं का लाया हुआ है, समाजवाद। चलिए मैं जूही जी मैंने सुना, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। जी जूही जी, मैंने सुना। मोहसिन जी मैंने आपकी बात सुनी। मैं कृष्णकांत जी मौजूद है मेरे साथ। कृष्णकांत जी, जब वो महिला रो रही है
और वो जो पहले दृश्य में जब महिलाएं, विधवा महिलाएं कह रही है कि वो उस अपराधी को मत वोट दीजिए, तो शर्म तो जरूर आई होगी कहीं ना कहीं, कि नहीं आई, ये मुझे बताइए। अगर शर्म आई है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा बहस। नहीं, अपराध में राजनीति नहीं, बात तो सुन लीजिए। राजनीति में जो भी अपराधीकरण बढ़ा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं राजनीति से ऊपर उठ के इस अपराधीकरण को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए ईमानदारी से। मोहसिन रजा साहब हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यह जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे इससे हट नहीं सकते। सबसे पहले उन कल्याण सिंह की सरकार में यहां उत्तर प्रदेश की जनता ने AK-56 देखा, जो श्री प्रकाश शुक्ला नाम लेने में मुझे जरा भी एतराज नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला नामक गुंडा जो 9 मंत्रियों का बरदस्त कल्याण सिंह की सरकार का जिसको प्राप्त था, जब उसने नहीं, बात आपकी बात हो रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा आपसे। अब चलिए प्रतीक जी, अब आपसे यही होगा कि इनको मैं नहीं बोलने दूंगा। जब उसने कल्याण नहीं, मोहसिन जी चुप रहिए। मोहसिन जी बराए मेहरबानी, मोहसिन जी बराए मेहरबानी जरा, मोहसिन जी नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मोहसिन जी प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। कृष्णकांत जी आप बोलिए, कृष्णकांत जी बोलिए, कृष्णकांत जी बोलिए, कृष्णकांत जी बोलिए। अपराध का कोई जननी है, अगर वायरस फैलाने का काम किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और करप्शन की बात कर रहे थे, GSPL की रिपोर्ट आई है, 1 लाख करोड़ का जो कार्यकाल हुआ है, वो कैग की रिपोर्ट है। 1 लाख करोड़ का घोटाला GSPL योजना में मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है। ईमानदारी की बात करप्शन की शुरुआत हुई। इस देश में अपराधीकरण मनोज जी सेकुलर बनते थे, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ हम समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, और ये जो लोग मनोज जी जिनके घर की महिलाएं आज मनोज जी हम लोग रोज बहस करते हैं, लेकिन ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, और सुन के देख के लगता है कि जिस तरह से वो लेडी रो रही है, मतलब मुझे तो ये कहना था कि इन तीनों को अपील करना चाहिए था कि कतई और कतई उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य तीनों ने अपनी अपनी बात रखी और अपनी अपनी पार्टी की सफाई दी। मैं मनोज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप एक चीज और मनोज जी तो बेहद महत्वपूर्ण है, जो तीनों लोग कह रहे हैं कि राजनीति में मसलबार शुरू कहां से हुई, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की। अब सवाल इस बात का है कि जो दाग हैं क्या सबके साफ हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरीके से तीनों लोग इस समय इसको सेंसिटिव मुद्दा बताकर और बिल्कुल बहुत ही सलीके से इस मुद्दे में बात करना चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि सबके हाथ, लगभग हर पार्टी के हाथ, इसमें चूंकि बसपा का कोई प्रवक्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन यूं देखा जाए तो बसपा ने अभी हालिया मुख्तार अंसारी को अपने साथ लिया है, और मुख्तार अंसारी को अभी अभी समाजवादी पार्टी ने छोड़ा है, उससे तिलांजलि ली, लेकिन मुख्तार अंसारी भी रहे समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी जो एक सूची 3-4 लोगों की जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें पूर्वांचल के सुशील सिंह कौन है, मोहसिन रजा जी साफ तौर पर जानते होंगे। हरिशंकर तिवारी, पूर्वांचल जहां से माफियाजम की एंट्री हुई है, उस व्यक्ति को किसने टिकट नहीं दिया, आज उनके बेटे उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा दागी है उत्तर प्रदेश में? चाहे अब समाजवादी पार्टी को ले लिए, आनंद सेन जो चुनाव लड़ रहे हैं, शशि राज हत्याकांड में वो हाईकोर्ट से बरी हुए हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, और तब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, आज समाजवादी पार्टी में है। बल्कि वो ठीक तौर पर दलित ही छात्रा थी जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन उनको टिकट मिला है। उनके पिता जो मित्र सेन यादव थे, वो खुद भी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के पुराने मित्र रहे, लेकिन राष्ट्रपति से माफी प्राप्त थे, वो भी सजा की। इसी तरीके से गौर किया जाए तो कांग्रेस भी अखिलेश सिंह, जिनकी बेटी आज चुनाव लड़ रही है, खुद उन्हीं के रायबरेली अमेठी चुनाव क्षेत्र से, तो वो अखिलेश सिंह क्या थे, क्या बताएंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। तो ये सभी लोगों के हाथ चूंकि उसमें सने हुए हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी करीबन 160 से ऊपर ऐसे लोग हैं
हैं, जो दागी हैं। इसीलिए सब मिलकर इस बात को बताना चाहते हैं कि नहीं भाई, हम इस पूरे मुद्दे को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ लेते हैं। 1090 का प्रचार हम करेंगे। 1090 मतलब वुमेन हेल्पलाइन, हम उसका प्रचार करेंगे। मोहसिन रजा साहब कहेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे। खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सारी बातें करते हैं। लेकिन फिर ऐसे लोगों को टिकट क्यों? इस मुद्दे पर साफ तौर पर यह क्या बताना कि कहां से हमारी जड़ उठी है, कहां से बीज बोया गया। सवाल यही बड़ा है, आपको याद नहीं क्या? सवाल यही बड़ा है कि आखिर इस गठजोड़ से, इस कॉकटेल से, अपराध और राजनीति की इस कॉकटेल से आखिर फायदा क्या होता है, कितना दबाव होता है? राजनीति में जिसको कहते हैं शुचिता, उसका पाठ सब पढ़ाते हैं, लेकिन आखिर ये मुद्दे पे, इस मुद्दे पे आके जब टिकट देना होता है तो जमीन गीली नजर क्यों आती? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। कहकर ही मानेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव में संवेदना का वोट मिल सके, लिहाजा खबर अभी हम नीचे पट्टी देख रही थी कि खुर्जा के जो प्रत्याशी हैं मनोज गौतम, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने भाई और दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है डबल मर्डर पर। यह स्तर है चुनाव में कि संवेदना का वोट मिल सके, तो राजनीति का स्तर तो यहां पर है। अब सवाल यह खड़ा होता है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जब आपने पोस्टर लिया कि 2 लोगों को आपने पार्टी टिकट नहीं दिया और एक को तो आपने एंट्री नहीं दी, बोले नहीं ये इनकी छवि बेहतर नहीं है, तालमेल नहीं खाती है, आपने एंट्री नहीं दी, लोगों को लगा कि इट्स अ गुड पोस्टर, आपने बहुत अच्छा पोस्टर किया है। लेकिन जब आप महिलाएं जो वोट मांग रही, वो थाने गई, हर जगह गई, न्याय नहीं मिला, तो लगा नहीं ये तो आप कहते इसलिए नहीं दिया टिकट आपने क्योंकि वो हो सकता है अंदर कोई गुट हो, यानी चाचा का गुट हो, मैं तो साफ कहता हूं, इसलिए उनके नजदीकी थे, इसलिए उनको टिकट भी नहीं दिया, पार्टी में घुसने भी नहीं दिया। तो ये लगता है असलियत क्या है, ये जानना जरूरी है। प्रतीक जी, पोस्टिंग नहीं है, एक ईमानदार कोशिश है और बहुत ईमानदार कोशिश है। हमने केवल 2 लोगों की नहीं, बहुत लोगों को टिकट मना किया है जिनकी एक्चुअली गंभीर अपराधीकरण की छवि है और उनके ऊपर केसेस है। स्टडी मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पाक साफ हूँ या समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल ही इस संकट पे काबू पा लिया है, लेकिन ये भी कहना कि हमने ये शुरू किया है ये भी गलत है। हम बहुत अहंकारी पार्टी नहीं है, कोशिश है, कोशिश करते रहेंगे और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इस मुहिम में पूरी तरह सफल भी होंगे। इस चुनाव में नहीं सफल हुए हैं, ये सही बात है कि सभी लोग, मैं आपकी शालीनता जी, मैं आपकी शालीनता को स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन देखिए श्रवण साहू की चाहे हत्या हो, चाहे वो मेरठ में हत्या, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पे सरकार की तरफ से ना तो कोई एक्शन था, ना उसकी तरफ से कहीं वो कह रहा है कि हत्या हो सकती है, लेकिन स्थिति देखिए क्या है। तो वो चाहे कहीं ना कहीं मसल लैंड ग्रैबिंग और चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आए, एक सीरीज, एक रेखा बनती है जिसके आपस में गठजोड़ है और उसको तोड़ा नहीं गया। प्रतीक जी, जो आप कुछ लोग ये जो कुछ बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत दुश्मनी भी इसमें बहुत अहम होती है जिस वजह से ये अपराध होते हैं। पुलिस को पूरी तरह स्वतंत्रता है। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगता है वो गलत है कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन न लें। एक सक्षम पुलिस फोर्स है, वो एक्शन ले रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और आदमी जेल के सलाखों के पीछे भी है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ये कहना कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं या न्याय नहीं देना चाह रहे हैं या कोई दबाव दे रहे हैं, ये गलत है, इसको मैं सिरे से नकार रही हूं। जहां तक टिकट देने का बात है, वो एक मुद्दा है जिसपे और संवेदनशीलता से हमें काम करना पड़ेगा और जो महिलाओं का दृश्य आपने दिखाया है उससे तो वास्तव में सभी को शर्मसार होना चाहिए। मैं इस बात की संवेदनशीलता समझती हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जो व्यक्तिगत द्वेष की वजह से कई घटनाएं होती हैं, उनको एक साथ नहीं जोड़िए। जी मोहसिन साहब, उन्होंने कहा कि शर्मसार होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, मैंने कहा जो आपका फर्स्ट जो फेज है उसमें मैंने कहा 40% लोग दागी हैं,
अब सवाल यह है कि हम उनसे कहें कि आपके यहाँ दागी हैं, हम वो कहें कि नहीं आपके यहाँ दागी। सवाल यह है कि आप जब बात करते हैं शुचिता की, आप जब कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस कि हम अलग हैं, तो हम कैसे माने, कहां से दिख रहा है, कौन सी चीज है जो आप अलग कर रहे हैं, जिसको हम कहें कि नहीं यू नहीं, ऑफ कोर्स यू आर अलग और अपार्ट है। देखिए प्रतीक जी, एक बात जूही जी ने कही, पहले मैं उसका जवाब दे दूं आपसे। अभी अब सवाल जब आपने किया, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस को हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आज ही माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदा तरीके से पुलिस को ही और प्रशासन से पूछा है कि उनको उनके जो गवाह हैं, जो अभी मर्डर हुआ था यहां पर साहू जी का, उनके मर्डर को लेकर, जिसका आपसे उस पिछली डिबेट में आपने दिखाया भी था उनका फुटेज, वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे धमकियां मिल रही हैं। और अब वही चीज दोहराई जा रही है, वही चीज फिर आ गई निकल कर कि आज फिर कहा गया, और सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आखिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं अभी तक दी जा रही है। उनके जो गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है, फिर उनके पास फोन जा रहे हैं, तो उनकी भी हत्या हो जाएगी, तब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सरकार। तो ये सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान क्यों लिया, अपने आप में एक सवाल है। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार चली अखिलेश यादव की, इस सरकार को चलाया ही है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय ने, तो इसलिए ये अपने आप में इनकार नहीं किया जा सकता। और जो भी बातें आपने और उठाई, हमारे जो भी अध्यक्ष हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं, बिल्कुल भी साफ सी बात है। और ये भी मसला जो महिला रो रही हैं, इनकी बेटी की हत्या जिन्होंने की है, उनके खिलाफ भी अगर आप देखें तो वो किसके लिए रो रही है, वो अमन मणि त्रिपाठी जी की बात कर रही है। अमन मणि त्रिपाठी जी कौन है और उनको टिकट कौन दे रहा था, हम ये मुद्दे पर जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपराधीकरण खत्म होना चाहिए राजनीति से, और हमारी पार्टी पक्षधर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर आपको कहीं से निकलने नहीं दिया जाएगा। आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर रहा है। पुलिस का प्रोटेक्शन मिला है अपराधियों को, 5 साल की सरकार में पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है अपराधियों को। मोहसिन जी जवाब दे दीजिए, कहीं भी मोहसिन जी जवाब दीजिए। जूही जी ने नाम लिया है, मोहसिन जी नाम लिया है, आज मोहसिन जी नाम लिया है जूही जी ने। हाईकोर्ट ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आज हाईकोर्ट के बारे में प्रतीक जी आप पढ़ लीजिए, आज का ही पढ़ लीजिए, आज की पढ़ लीजिए। ये चाहे जो भी कहे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला पाए, इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। और डीजीपी साहब ने खुद कहा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि कुछ मेरे विभाग में भी भेड़िए हैं, मुझे चिन्हित करना पड़ेगा। तो ये भेड़िए अगर थे और हैं तो ये किस मैं ब्रेक लूं दिया है कृष्णकांत जी एक बहुत सीरियस सवाल है। कृष्णकांत जी, आपने जिनसे गठजोड़ किया है उनके बारे में यह कहा गया और कहा जाता है कि गुंडाराज गुंडई चरम पे होती है इनके यहाँ, ये दाग धो नहीं पाए, ये बराबर इल्जाम लगता रहा। ये कहा गया कि नहीं ये है। अब सवाल ये है कि क्या वो सारे दाग धुल गए? मैं जानना चाहता हूं, जब आप उनके साथ गलबैया और आपका गठजोड़ है, मैं ये जानना चाहता हूं सवाल का जवाब। प्रतीक जी, इस बार 5 साल की सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पे रहा है। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्राइम का होना एक खराब बात है, वो अच्छी बात, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन पहले नंबर पर मध्य प्रदेश और इनके 5 राज्य जो भाजपा शासित है, 6ठे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और अखिलेश यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था को जितना बेहतर दिया है। हम उत्तर प्रदेश इनकी 3 बार की सरकार बेहतर है। आप यहाँ की बात करें और भारतीय जनता पार्टी पहले गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, उनसे पैसा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अखिलेश यादव की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आरोप किस मुंह से लगा रही है? खनन माफिया को अपने साथ रेड्डी बंधु आपने राजस्व का नुकसान किया। आप लोगों ने पहले मिलकर, कांग्रेस और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते से सवाल मनोज जी हमारे साथ बैठे हैं। मनोज जी, दरअसल होता यही है, जब सवाल रखा जाता है संजीदगी के साथ
मैं आज बहुत संजीदगी के साथ बहस करना चाह रहा था, बहुत जैसे ही रखता हूं सवाल वो हल्ला होने लगता है और लगता है कि मेरा राज उनका राज। और ये बात मनोज, मैं आता हूं, मैं इस सवाल पे आप ही से शुरू करना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। क्या करी मानेंगे, आपका एक बार फिर स्वागत है बहस के एकदम अंतिम सिरे पे। जब ये बात हम खासतौर से अपने एडिटर मनोज राजन जी के सामने रखना चाहता हूं, शायद इस सवाल पर हमारे जो पैनल के लोग मौजूद हैं वो थोड़ा सा सुकून भी महसूस करेंगे। मनोज जी, एक सवाल हम जनता के सामने भी रखना चाहते हो, जनता से पूछना चाहते हैं। ये एक अजीब सी स्थिति है, नेता उसी को माना जाता है जिसके पास ताकत होती है, कि इनके पास ताकत है, कि वो नेता बहुत ढीले हैं, वो काम नहीं करा पाते, वो थाने में बोल नहीं पाते। एक अजीब सी स्थिति है यहां पर, मसल जिसके पास है पावर उसी के पास मानी जाती है। और ये स्थिति चाहे सिस्टम से आई हो और चाहे उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट जाके हासिल की हो। ये संपादकीय टिप्पणी के लिए आपके पास सवाल रखता हूं मनोज जी। प्रतीक, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि हम और आप काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये जितने भी लोग यहां वरिष्ठ बैठे हुए हैं ये लंबे समय से नेतागिरी भी कर रहे हैं और पत्रकारों के साथ भी है। आज आपको लगता नहीं कि जब कोई विधायक या कोई सांसद साइकिल या रिक्शे पे आता है तो हमारे लिए वो खबर होती है, वो एक न्यूज बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि उसके पास गाड़ियों का काफिला नहीं है, उसके पास गनर्स नहीं है। लेकिन जिस भी जगह पे वोट मांगने के लिए 40 गाड़ियों का काफिला रुकता है तो पूरा मोहल्ला सहम जाता है। साइकिल से जो आदमी वोट मांगने जाता है, आदमी सोचता है खुद ही कमजोर है, हमको क्या संभालेगा। तो जनता को ही, जैसी ये बेचारी विधवाएं हैं, इनके विलाप को एक मानक मान के, एक सूचक मानकर पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। उनको वोट नहीं देना चाहिए। अक्रॉस द पार्टी बात कर रहा हूं, नहीं देना चाहिए उनको वोट। सारा की मनोज जी जरा उस व्यक्ति को देखिए। मैं कहूंगा प्रोड्यूसर से कि वो विजुअल फिर से दिखाया जाए कि वो लेडी रो रही है और वो शख्स किस तरह से कस्टडी में भी हंसता चल। बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज है और ये स्थिति है। वो औरतें जगह जगह जाके कह रही है साहब अपराधियों को मत जिताइए। वो सिस्टम में सुधार की बात कर रही है और जो सिस्टम में सुधार के लिए जिन्हें हम जिता रहे हैं वहां पर सवाल खड़ा हुआ है। मनोज जी। हाँ प्रतीक, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अमन मणि है। आप इनके बॉडी की लैंग्वेज को देख लीजिए। अगर आपने इनके पिता की बॉडी लैंग्वेज भी याद हो तो इनके पिता जो थे अमर मणि, वो भी इसी बॉडी लैंग्वेज में हमेशा आते थे, कॉन्फिडेंस दिखाने के, हालांकि उम्र कैद झेल रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है, मान लीजिए, पहले उदाहरण देता हूं, आज भी आनंद सेन हो चाहे अभय सिंह हो, उनके पास टिकट है। आज सुशील सिंह के पास टिकट है। आज कांग्रेस के पास टिकट इस बात का है कि वही अतीक जिसको आज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया कि अतीक को कर दिया, उसी अतीक को जेल से निकालकर परमाणु संधि पर दस्तखत कराने के लिए संसद लाया गया था। मैं कहना चाहता हूं बात अब सिर्फ मसल या गन पावर की नहीं रह गई है, अब बात माउथ माफियाज्म की भी है कि अगर हम जाएंगे तो कोई संगीत सोम खड़ा होगा, कोई सुरेश राणा खड़ा होगा, कोई आजम खान बोलेंगे, कोई किसी तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी, जिस तरीके से बसपा का प्रत्याशी वहां पे मुजफ्फरनगर में है वो खुद दंगों का आरोपी है। हमें यह भी देखना होगा कि अपनी वाणी से, अपने वाक्यों से, अपने मुंह से कौन माफियाज्म पैदा कर रहा है जिससे हजारों सैकड़ों लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। हमें इस पर भी देखना पड़ेगा क्योंकि माफियाज्म का एक परिभाषा भी अब धीमे धीमे बदलती जा रही है। लोग तेजाब उगलते हैं, आग उगलते हैं और यही वजह है कि कोई एक नेता खड़ा हो कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो पुलिस की खाल उधेड़कर भूसा भर देंगे, कोई कहता है कि पुलिस को जूते से मारेंगे, ताकि आपका ध्यान आकर्षण हो, लोग हमारी तरफ आए और आप माने कि हम भी साहब एक ताकत है। तो एक नई तरीके की ताकत पैदा हो रही है और मुझे लगता है माफियाज की श्रेणी में अब इनको भी रखना चाहिए ताकि किसी तरीके का कभी कोई दंगा या किसी तरीके की कभी कोई सांप्रदायिक घटना ना होने पाए। जी, और एक बयान इसमें मैं नीचे देख रहा था जो चल रही थी टिप्पणी, उसमें वो मैंने देखा कि अगर हम आए तो हम पुलिस व्यवस्था में सुधार करेंगे। आज ना कुछ जोड़ते हुए ना कुछ घटाते हुए एक बेहद संवेदनशील घटना जिसको हमने सामने रखा। कल फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ।